हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2023 की वैकेंसी की, जो 138 सीट के लिए आई है और इसमें अनरिजर्व के लिए 60 सीट्स दिए गए हैं। यानी कि जो झारखंड डोमिसाइल के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो यानी उस राज्य से बाहर के लोगों के लिए 60 सीट्स अलॉट किए गए हैं। ये एक छोटे से राज्य झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा सीट है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। तो बात करेंगे आज इसी के बारे में। बात करेंगे कि इसमें किस तरह से आप फाइट कर सकते हैं और क्या चांसेस हो सकते हैं आपके सक्सेस होने के। इसमें बात करेंगे हम लोग सिलेबस के बारे में और थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से फॉर्म का पैटर्न है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, इन सब पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे YouTube चैनल मुरारी लीगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस यूज़फुल वीडियो में हम लोग झारखंड जुडिशियरी पर बात कर रहे हैं। झारखंड जुडिशियरी, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को आप फाइट तभी कर सकते हैं जब उसका फॉर्म फिलअप करते हैं। तो फॉर्म फिलअप के लिए डेट जो अलॉट किया गया है वो 21 अगस्त और आज जो वीडियो बन रहा है तब फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो 21 अगस्त से 21 सितंबर के बीच में आपको फॉर्म भरना है और 27 सितंबर 2023 तक आपको पेमेंट करना है। ऑनलाइन ये फॉर्म भरने का है, इसमें किसी तरह के ऑफलाइन या हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ ही आपका फॉर्म फिलअप माना जाएगा। ठीक है, फॉर्म केवल फिलअप करने से नहीं होगा, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फिलअप नहीं माना जाएगा। ठीक है, जनरल कैंडिडेट को 600 लग रहा है और जो रिजर्व कैटेगरी है, स्पेशली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 150 रुपीज़ इसमें एग्जामिनेशन फ़ी लिए जा रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जानने की है, जैसे अदर स्टेट्स में क्या होता है कि कोई भी डेट जो लास्ट डेट होता है उस लास्ट डेट में 11:59 रात के 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कि कोई पर्टिकुलर डेट जो दिया जाता है तो उसमें रात के 11:59 तक दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 5 बजे आपका जो साइट है वो बंद हो जाएगा। तो शाम के 5 बजे के पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो अदर स्टेट से, हम लोग उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो अदर स्टेट से इसको डिफर करता है। तो एक डिफरेंस ये है कि क्वालिफिकेशन में, बाकी क्वालिफिकेशन जैसे LLB वगैरह तो चाहिए ही, लेकिन साथ में ये भी है कि आप BCI से इनरोल्ड होने चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि किसी भी स्टेट बार से आप इनरोल्ड होने चाहिए। इसमें भी स्टूडेंट का ये क्वेरी रहता है कि क्या हम AIB पास अगर नहीं किए हैं तो हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो केवल इनरोलमेंट पर बात की जा रही है। इनरोलमेंट चाहे आपका प्रोविजनल हो या परमानेंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप प्रोविजनल इनरोलमेंट आपको मिल चुका है आपके स्टेट बार से, तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को भरने के लिए। इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि फॉर्म में एक ऐसा क्लॉक दिया हुआ है जिसमें आपको इनरोलमेंट नंबर भरना है, तो उसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं और एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये एक बड़ा चीज़ है जो वर्षों से फॉलो किया जाता है। ऐसा झारखंड में ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये वर्षों से फॉलो किया जाता है। एज 21 से 35 जैसे हर स्टेट में है, उसी तरह से यहाँ भी है। 21 से 35 साल के जो एस्पिरेंट्स हैं वह इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो आपका एज है वह काउंट किया जाएगा 31 जनवरी 2023। ठीक है, अब बात आते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न जानने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अभी तक झारखंड जो बना है वह 2000 में बना है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है और अब क्या है कि 2000 के बाद अभी
4 बार एग्जाम हो चुके हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। वहां पर कौन कौन, 2008 में एग्जाम हुआ है, 2014 में हुआ है, 2016 में हुआ है और 2019 में हुआ है। प्रीलिम्स के पैटर्न जो की बात जब करेंगे, प्रीलिम्स का पैटर्न, तो प्रीलिम्स के पैटर्न में आप देखेंगे कि चारों ईयर का जो एग्जाम हुआ है उसमें सेम पैटर्न रखा गया है, जबकि मेंस के पैटर्न में आप देखेंगे कि 2008 का जो मेंस का पेपर है वह सिंगल पेपर के रूप में एग्जाम हुआ है। सारे लॉ के जो सब्जेक्ट्स है वह एक ही पेपर में समराइज कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद 2014, 2016 और 2019 ये 3 साल के जो पेपर है मेंस के, उसमें 4 पेपर किए गए हैं और हर पेपर को 100-100 मार्क्स में रखा गया है। तो 2008 का मेंस का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वह अभी आपको काम नहीं आएगा, जबकि 2008 का जो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वह अभी भी आपके लिए यूजफुल है पैटर्न को समझने के लिए। ठीक है, तो फिर से अब वापस से आते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न है, प्रीलिम्स 100 मार्क्स के होंगे, 2 आवर्स का टाइम पीरियड रहेगा। मेंस 400 मार्क्स का होगा, 4 पेपर होंगे, 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 3 लॉ के पेपर होंगे और 1 जीके का पेपर, सॉरी 1 हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा, और तीसरा जो है वह इंटरव्यू जो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें देखना है कि प्रीलिम्स जो होता है वह क्या होता है, वह एक सेलेक्टिव नेचर का होता है, लेकिन मेरिट लिस्ट क्रिएट करने में प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। मेरिट लिस्ट जब बनता है यानी आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वह किस पर डिपेंड करेगा, मेंस और इंटरव्यू यानी वाइवा पर डिपेंड करेगा। यानी टोटल आपको 500 मार्क्स के लिए फाइट करना है ताकि आप एग्जाम को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो अब आते हैं, इसको बाइफरकेट करते हैं कि प्रीलिम्स जो है वो 100 मार्क्स का जो हो रहा है और 2 घंटे में इसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्या इसमें कोई निगेटिव मार्क्स है? तो नहीं, इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें लॉ के 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि जीके, करंट अफेयर्स और इंग्लिश इसको मिला करके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको भी अगर बाइफरकेट करें तो जीके और करंट अफेयर्स के लिए 10 मार्क्स अलॉटेड है और इंग्लिश के लिए 10 मार्क्स अलॉटेड है। मोर और लेस हर पेपर, इसमें टोटल 5 लॉ के पेपर आपसे पूछे जा रहे हैं, एविडेंस, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी और सीपीसी, ये 5 पेपर हैं। तो प्रीलिम्स आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है, लेकिन एक बात निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे कि जब भी पेपर कम होते हैं तो चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आपके टफ हो सकते हैं, इसलिए बहुत इजी भी इसको नहीं लेना है और इसकी तैयारी बहुत ही सीरियस तरीके से करनी है। एविडेंस, इसमें 16 मार्क्स, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अभी तक का जो पैटर्न है उस पैटर्न को देखते हुए हर पेपर में, हर लॉ का जो सब्जेक्ट है उसमें 16 मार्क्स आपके अलॉटेड है। किसी में 17 क्वेश्चन पूछ दिया, किसी में 18 पूछ दिया, किसी में 20 पूछ दिया, ये एक अलग चीज है, या किसी में 12 पूछ दिया, 13 पूछ दिया, लेकिन मोर और लेस 16 मार्क्स हर पेपर में यानी हर सब्जेक्ट में, लॉ के सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से कोई भी, जैसे बिहार का आप पेपर देते हैं तो उसमें होता है कि सीआरपीसी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है, या सीपीसी से 3 ही मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, जबकि एविडेंस से 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे डिवीजन यहाँ पर नहीं है, सबको इक्वल मार्क्स अलॉट किया गया। ठीक है, तो इक्वली सारा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर आप कह सकते हैं कि जैसे आईपीसी है 511 सेक्शन है, ठीक है, या सीपीसी है, इसमें ऑर्डर, रूल, सेक्शंस, इतना बड़ा एरिया है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कंपैरेटिवली छोटा पेपर है, एविडेंस छोटा पेपर है, 167 सेक्शंस ही है इसमें। तो इस लिहाज से इसमें मार्क्स के अलॉटमेंट नहीं किए गए हैं और सारे मार्क्स जो है वो इक्वली डिवाइड किए गए। क्लियर है? अब दूसरा आते हैं वो मेंस के पैटर्न पर। तो मेंस के पैटर्न में
400 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 पेपर हो रहे हैं और एक पेपर के लिए 100 मार्क्स आपके अलॉटेड है। 3 घंटे का पेपर होगा, 2 सीटिंग में एग्जाम होंगे और 2 दिन 2 सीटिंग में यानी 4 एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि मेंस का जो पैटर्न है उसमें कितने पेपर हैं। तो टोटल लॉ के आपको 15 पेपर पढ़ने हैं, लॉ के 15 पेपर पढ़ने हैं इंक्लूडिंग दीज 5 पेपर्स। ये 5 पेपर भी हैं। प्रीलिम्स और मेंस में ये डिफरेंस है कि प्रीलिम्स में आपको जीके और करंट अफेयर्स दिया हुआ है, मेंस में जीके और करंट अफेयर्स नहीं है। मेंस में केवल हिंदी इंग्लिश यानी इस इंग्लिश को कंटिन्यू किया गया है और एक हिंदी भी इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि जो जो हर पेपर है यानी 3 घंटे का एक पेपर है उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो पेपर नंबर 1 जो कि 100 मार्क्स का है, यह 5 सेक्शंस में डिवाइड है और हर सेक्शन में 1-2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें एक क्वेश्चन आपको करना है। हर सेक्शन से एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है और टोटल 5 सेक्शन से 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना। बहुत ही सिंपल पैटर्न दिया हुआ है कि हर सेक्शन में लॉ का एक सब्जेक्ट है, चाहे वह बहुत ही छोटा पेपर हो जैसे लिमिटेशन है, चाहे वह बहुत बड़ा लेंदी पेपर हो सीपीसी और आईपीसी सीआरपीसी, तो बड़ा हो या छोटा हो दोनों ही को इक्वली मार्क्स अलॉट किया गया है जैसे प्रीलिम्स में किया गया। ठीक है, तो सीआरपीसी में 20 मार्क्स, हर सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स के हैं, हर सेक्शन 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ऐसे 5 सेक्शंस बनाए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में हम इसका क्वेश्चन पेपर भी डाल देंगे जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर को समझ सकते हैं और फिर मेरी बताई गई चीज़ों को उससे कोरिलेट कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत ही आसान होंगी। जब तक आप पेपर को एनालाइज नहीं करेंगे आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन में नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाएंगे और किस किस मार्क्स का अलॉटमेंट किस किस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, तो सीआरपीसी में 20 मार्क्स, आईपीसी 20 मार्क्स, एविडेंस 20 मार्क्स, सीपीसी 20 मार्क्स और लिमिटेशन 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 5 सेक्शंस रहेगा। उसी तरह पेपर 2 है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, टीपी है, टीपी यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एनआई यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट इसमें शामिल किया गया है पेपर 2 में। पेपर 3 का जो सब्जेक्ट है वह है हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। देखिएगा कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ होगा फैमिली लॉ इंक्लूडिंग हिंदू एंड मुस्लिम बोथ। तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों के जो पेपर हैं वह अलग अलग करके अलग अलग सेक्शंस में पूछे जाते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस और रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, ये 5 पेपर यहाँ भी है। हर पेपर के लिए क्या है, एक सेक्शन बनाया गया है, 5 सेक्शन से एक क्वेश्चन करना है और 5 सेक्शन से 5 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसमें ये 3 पेपर के लिए ये बात हुई 5 सेक्शन में, और चौथा पेपर है इसमें मात्र 2 सेक्शन होगा। इसमें कितना सेक्शन होगा, ओनली 2 सेक्शंस आर अलॉटेड। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी होगा, लेकिन इसमें 2 ही सेक्शन होंगे, हिंदी के 50 मार्क्स के सेक्शन होंगे और इंग्लिश के 50 मार्क्स के सेक्शन होंगे। ठीक है, अब इसमें 4 ही चीजें दी गई हैं, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं किया गया है, 4 ही चीजें दी गई हैं। एस्से राइटिंग जो कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एस्से लिखना है आपको, 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, लगभग 3 से 4 पेज का आपका पैटर्न होगा। लगभग आप ये कर सकते हैं कि 600 से 700 वर्ड में आप इस एस्से राइटिंग का आज से ही प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी से भी आता है और इंग्लिश से भी आता है। ठीक है, दूसरा प्रेसिज राइटिंग जो कि 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। प्रेसिज राइटिंग यानी उसको शॉर्ट करके लिखना है और उसमें एक टाइटल जरूर देना है। जो भी पैराग्राफ आपसे पूछा जाएगा उसमें टाइटल देना है। हम ये भी बताएंगे कि एस्से राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग, इन सब चीज़ों को कैसे तैयार करना है। आगे आने वाले वीडियो में आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग इस बात को शामिल करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश का भी प्रिपरेशन आप कैसे
करेंगे। तो अगला है ट्रांसलेशन, ये हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा और 12 मार्क्स इसके अलॉटेड है। और पैराफ्रेज यह भी 12 मार्क्स अलॉटेड है। ये चारों सेक्शन हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा और इसके प्रॉपर मार्क्स भी अलॉटेड है। आप देखेंगे कि ये सब जो हम बता रहे हैं कहीं भी आपके नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। ये सारा चीज कहाँ से, ये सारा चीज पेपर को एनालाइज करके लिया गया है, ठीक है। तो पेपर जब आप देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि सर कहाँ से बता रहे हैं, ये तो दिया ही नहीं हुआ है नेट नोटिफिकेशन में, वहाँ तो कह दिया है कि पेपर 4 100 मार्क्स हिंदी इंग्लिश और ये 4 चीजें दी गई है, किसमें 12 मिलेगा किसमें 14 मिलेगा। तो ये पेपर को जब आप देखेंगे तब उसको एनालाइज करेंगे तो मेरी बातें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये आपका मेंस के पेपर का एनालिसिस है और लास्ट में जो है वह इंटरव्यू का पेपर है जो कि 100 मार्क्स का होगा। 25% इसका क्वालिफिकेशन होगा, क्वालिफाइंग होगा, यानी 100 में 25 मार्क्स अगर नहीं आए तो मेंस में आपको कितना भी मार्क्स आया है आपको डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे बिहार में 35% है, यहाँ पर आप 25% पर ही आपको क्वालिफाई करने का मौका मिल रहा है, वो भी कैटेगरी में है तो वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये झारखंड का जो आपका पैटर्न आया है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें इसमें बता रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें और भी थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं, वह लिमिटेशन, जैसे बिहार का अगर पैटर्न अगर देखा जाए तो आप लिमिटेशन बिहार में नहीं है, रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं है और ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं है। ये 3 पेपर आपको दिखाई देगा कि यह पेपर बिहार में नहीं है। तो 3 पेपर की तैयारी आपको एडिशनल करनी पड़ेगी। अगर बिहार जुडिशियरी के मेंस की तैयारी जो है स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक सुनहरा मौका है। इस गोल्डन चांस को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी तरफ एक पैटर्न को अगर समझा जाए तो ये भी कर सकते हैं कि पैटर्न को समझने के लिए कि बिहार का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट आएगा 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं। तो अगर अक्टूबर में इसका मेंस हो जाता है तो उसके बाद आपको केवल इंटरव्यू के लिए काम करना है बिहार में, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है हर स्टूडेंट डायलेमा में है। इस बात को हर कोई समझ रहा है। तो इसलिए ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल अवेल करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। इसके जो टेंटेटिव डेट है वह कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि मिड नवंबर के पहले इसका एग्ज़ाम प्रीलिम्स का नहीं होने वाला है। तो आपके पास अक्टूबर में मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद भी 1 से 1.5 महीना समय बचेगा। उस समय में आप प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम देना इसमें चाहिए। अब मेरी तरफ से इसमें क्या प्रोवाइड कराया गया है, ये तो आपका पूरा सिलेबस का एनालिसिस है, लेकिन हमारी तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है वह है सबसे पहले टेस्ट सीरीज, जिसका लिंक जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज इसमें कराए जा रहे हैं। हम चैप्टर ये सब्जेक्ट वाइज भी हम टेस्ट करा रहे हैं और उसके बाद मॉक टेस्ट भी हम इसमें कराएंगे। शुरुआत के फेज में 5 टेस्ट का हमने सीरीज निकाला हुआ है। कॉस्ट भी बहुत नॉमिनल है। मेरा नंबर यहाँ पर है, मोबाइल नंबर, जो कि 2 नंबर है, दोनों में से किसी पर आप व्हाट्सएप पर और या फिर मेरे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके भी हमसे जान सकते हैं कि यह टेस्ट किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है। और दूसरा एक और भी प्लान है, वह ये है कि हर रोज़ टेस्ट के पहले जो प्रीवियस 4 ईयर के पेपर हुए हैं, इन 4 ईयर के पेपर को एनालाइज किया जाएगा। इसी तरह से उसके वीडियो लेकर के आएंगे और हर क्वेश्चन को एनालाइज किया जाएगा। उसका एक मैराथन वीडियो बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट में शामिल होना है। तो ये रहा पूरा शेड्यूल। अब इसमें आप अगर चाहें तो किसी को फर्दर कोई क्वेरी है तो वह इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।